सभी को मेरा वंदे मातरम। आज हम लोग पढ़ेंगे ऑटोसोम जीन में उत्परिवर्तन के कारण से क्या क्या रोग उत्पन्न होते हैं। इसके पहले वीडियो तक क्या पढ़ लिए थे, उसमें पढ़े थे कि दैहिक गुणसूत्रों की संख्याओं में परिवर्तन के कारण से क्या क्या रोग होते हैं, और उसी तरीक़ा से लिंग गुणसूत्र की संख्याओं में परिवर्तन के कारण से क्या क्या रोग होते हैं। तो उसमें क्या देखा गया था कि यदि गुणसूत्रों की संख्याओं में चेंजेस हो जाए, है ना, तो उससे क्या क्या रोग उत्पन्न होते हैं, ये हम पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे कि जीन में यदि उत्परिवर्तन हो जाए, है ना, या म्यूटेशन हो जाए तो कौन कौन से रोग उत्पन्न होते हैं। तो इसमें सबसे पहला रोग है एल्बिनिज्म, है ना। कौन सा रोग है? एल्बिनिज्म। ठीक है, क्या है ये? एल्बिनिज्म। इसको एक और नाम से भी जाना जाता है रजकहीनता, है ना। एल्बिनिज्म को क्या नाम से भी जानते हैं? रजकहीनता। तो ये जो एल्बिनिज्म नामक जो डिजीज़ है वह जीवों में, है ना, यदि उनके जीन में उत्परिवर्तन हो जाता है, लेकिन कौन से जीन में? जो उनके ऑटोसोम जीन होते हैं। जैसे कि मनुष्यों में 23 पेयर गुणसूत्र पाए जाते हैं, जिसमें से 22 पेयर क्या होते हैं? ऑटोसोम होते हैं। तो उन्हीं जीनों में यदि उत्परिवर्तन हो जाए, है ना, उत्परिवर्तन का मतलब है कि यदि जीन के सीक्वेंस में क्या हो जाए? चेंजेस हो जाए, तो उससे क्या होगा कि अनियमितताएं उत्पन्न हो जाती है और कई प्रकार के रोग होते हैं। तो सबसे पहला रोग है एल्बिनिज्म। एल्बिनिज्म में क्या होता है? तो हम यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे कि मनुष्यों के शरीर में पिगमेंट्स पाए जाते हैं, है ना। क्या पाए जाते हैं? बॉडी में, सभी जीवों के बॉडी में या शरीर में क्या पाए जाते हैं? पिगमेंट पाए जाते हैं, है ना, या वर्णक पाया जाता है। ये वर्णक क्या करते हैं? जीवों के शरीर को रंग प्रदान करते हैं। तो शरीर में जो वर्णक होते हैं, तो मनुष्यों में कौन सा वर्णक पाया जाता है? तो इसमें पाया जाता है मेलानिन, है ना। इस नाम को आप याद रखिएगा कि मनुष्यों के शरीर में, है ना, उनके रंगों के लिए कौन सा वर्णक पाया जाता है? मेलानिन पिगमेंट्स पाए जाते हैं। ये क्या करते हैं कि यह त्वचा के रंग, है ना, त्वचा का रंग, आई का जो, है ना, आँख होते हैं उसके कलर, आँखों का रंग, और आँखों की जो क्या होती है? आइरिस होती है ना। हेयर हो गया, बाल, आइरिस, जो भौं वगैरह के जो बाल होते हैं वो, है ना, तो वो क्या होते हैं? उनमें जो कलर पाया जाता है तो वो किसके वजह से होता है? मेलानिन नामक वर्णक के उपस्थिति के कारण से मनुष्यों का त्वचा का रंग, उनके आँखों का रंग, है ना, जैसे कई का आँख क्या होता है? नीला होता है, भूरा होता है ना, और गुलाबी टाइप के भी हो सकते हैं। बालों का रंग भूरा, ब्लैक होना या वाइट होना, है ना। आइरिस, है ना, तो आइरिस भी क्या होते हैं? ब्राउन होते हैं, ब्लैक होते हैं। तो ये सब कलर किसकी वजह से होता है? मेलानिन नामक पिगमेंट की वजह से। तो एल्बिनिज्म यदि किसी को डिजीज़ है ना, तो इसका कारण क्या होगा? तो सबसे पहले तो कारण जानने से पहले हम लक्षण देख लेते हैं कि एल्बिनिज़ नामक जो डिजीज़ यदि लोग में हो जाते हैं, है ना, तो उसके क्या क्या लक्षण होते हैं। तो इसमें लक्षण है कि जो त्वचा का रंग रहेगा, है ना, वो क्या हो जाता है? सफ़ेद हो जाते हैं, मतलब वो रंगहीन हो जाते हैं। तो इसमें हम लक्षण में क्या लिख सकते हैं कि मनुष्यों में या कोई भी जीवों में, है ना, या कोई भी जीव में उनके त्वचा का रंग, आँखों का रंग, उनके बालों का रंग क्या हो जाता है? रंगहीन हो जाता है ना। रंग क्या हो जाता है? रंगहीन हो जाता है ना, मतलब उनमें कोई कलर ही नहीं होता है। ठीक है, आप ऐसे व्यक्ति को भी देखे होंगे जिसमें क्या होता है कि वो मतलब एकदम सफ़ेद दिखाई देते हैं, है ना। इमेज में आप देख सकते हैं कि अगर जो एल्बिनिज़ नामक रोग से जिस भी रोगी को क्या है, वो डिजीज़ है, तो वो क्या होते हैं? उनके शरीर का रंग क्या हो जाता है? रंगहीन हो जाता है, सफ़ेद हो जाता है। आँखों का रंग क्या हो जाता है? गुलाबी टाइप का हो जाता है। आँख भी सफ़ेद हो जाते, लेकिन क्यों नहीं होते? क्योंकि आँखों में क्या पाए जाते हैं? RBC पाए जाते हैं, है ना, जो आँखों की जो मतलब हीमोग्लोबिन जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, इसलिए आँखों का रंग क्या हो जाता है? गुलाबी टाइप का हो जाता है।
बाल कैसे हो जाते हैं, वो भी बाल भी क्या हो जाते हैं, रंगहीन सफ़ेद दिखाई देते हैं, है ना। तो इस प्रकार से एल्बिनिज़म जिस भी व्यक्ति को रहता है तो उनके जो त्वचा का रंग है वो क्या हो जाता है, सफ़ेद हो जाता है। जो आप सफ़ेद बाघ देखे होंगे, है ना, जो सफ़ेद मोर देखते हैं, सफ़ेद कौवा देखते हैं, तो वह क्या है, एल्बिनिज़म नामक बीमारी से वह क्या रहते हैं, ग्रसित होते हैं, है ना, जिसके कारण से उनमें मेलानिन पिगमेंट्स नहीं बन पाते हैं और उनका शरीर सफ़ेद दिखाई देता है। तो इसका कारण लिखते हैं हम, है एल्बिनिज्म का कारण क्या होगा। तो इसमें हम कारण क्या लिखेंगे कि यहाँ पर मेलानिन पिगमेंट्स नहीं बन पाते हैं, है ना। तो इसके कारण में हम लिखेंगे मेलानिन पिगमेंट नहीं बन पाते। अब मेलानिन पिगमेंट क्यों नहीं बन पाते हैं, तो जो एंजाइम मेलानिन पिगमेंट्स का क्या करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं शरीर में, है ना, उस एंजाइम को बोला जाता है टायरोसिन। क्या बोला जाता है, टायरोसिनेज, है ना। जो भी एंजाइम होते हैं उसके लास्ट में एज जुड़ जाता है, इसलिए वो क्या हो जाता है, एंजाइम हो जाता है। तो मेलानिन पिगमेंट उत्पन्न करने वाले एंजाइम का क्या नाम है, टायरोसिनेज। ये क्या करता है, मेलानिन वर्णक उत्पन्न करते हैं, है ना। तो यदि इसी की क्या हो जाए, ये एंजाइम यदि अनुपस्थित हो जाए तो मेलानिन पिगमेंट शरीर में नहीं बन पाता है, जिसकी वजह से एल्बिनिज़म नामक बीमारी हो जाता है। टायरोसिनेज एंजाइम के एब्सेंट में मेलानिन पिगमेंट नहीं बन पाते हैं, है ना। यदि क्वेश्चन आता है कि एल्बिनिज़म रोग किस कारण से होता है, तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा कि टायरोसिनेज नामक एंजाइम की, है ना, अनुपस्थिति या कमी के कारण से। ये एंजाइम की जब कमी हो जाती है तो मेलानिन पिगमेंट्स नहीं बन पाते हैं, इसी कारण से एल्बिनिज़म नामक रोग हो जाता है। अगला हम देखेंगे एल्केप्टोनूरिया। अगला डिजीज़ देखेंगे एल्केप्टोनूरिया। एल्केप्टोनूरिया को ब्लैक यूरिन डिजीज़ भी कहा जाता है ना। इसका और एक क्या नाम है, ब्लैक यूरिन डिजीज़ भी इसको कहा जाता है। इसके लक्षण देखते हैं कि जो एल्केप्टोनूरिया रोग से जो भी व्यक्ति ग्रसित होंगे, है ना, उसके जो मूत्र के रंग है वो क्या हो जाता है, काला पड़ जाता है। मूत्र का रंग काला पड़ जाता है। तो इस रोग का कारण क्या होता है ना। तो इसका कारण तो है कि जीन म्यूटेशन होता है, लेकिन किस प्रकार से होता है, तो इसका कारण देखते हैं। तो इसका कारण है कि, है ना, कि जीवों के शरीर में क्या बनता है, एक एसिड बनता है जिसको बोलते हैं होमोजिनेस्टिक एसिड का निर्माण होता है। तो जब शरीर में इस एसिड का निर्माण होता है तो इसको विखंडित करने के लिए या इसको तोड़ने के लिए क्या होता है, एक एंजाइम पाया जाता है। अब यदि वही एंजाइम क्या हो जाए, अनुपस्थित हो जाता है, तो इससे क्या होता है कि रोगी के शरीर में, उसके ब्लड में, है ना, होमोजिनेस्टिक एसिड का क्या होने लगता है, जमाव होने लगता है। तो इस जमाव के कारण से क्या होता है कि यह जो एसिड है वह मूत्र के द्वारा बाहर आ जाते हैं। इसी कारण से मूत्र का रंग क्या होने लगता है, काला होने लगता है। तो होमोजिनेस्टिक एसिड को विखंडित करने वाले या तोड़ने वाले, है ना, विखंडित करने वाले एंजाइम की कमी के कारण, है ना। तो इसका कारण क्या है कि जो शरीर में होमोजिनेस्टिक एसिड का निर्माण होता है, तो उसको जो विखंडित करने वाला जो एंजाइम होता है ना, यदि उसकी शरीर में क्या हो जाए, कमी हो जाती है, तो इस वजह से वह मूत्र में क्या होने लगता है, जम जाता है और मूत्र के द्वारा वह शरीर से बाहर आ जाते हैं। इसी कारण से मूत्र का रंग क्या हो जाता है, काला पड़ जाता है। तो इस डिजीज़ को कहा जाता है एल्केप्टोनूरिया। अब अगला डिजीज़ देखते हैं फेनिलकीटोनूरिया। इसमें क्या होता है कि जो भी इस रोग से प्रभावित होते हैं उस रोगी के शरीर पर
फिनाइल एलानीन जो एक अमीनो अम्ल है उसका जमाव हो जाता है। तो ये किस प्रकार से जमाव होता है, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि इसका कारण क्या होता है। कि जो फिनाइल एलानीन क्या होते हैं, एक अमीनो अम्ल होता है ना, जो कि जीवों के शरीर पर प्रेजेंट होता है। तो यह फिनाइल एलानीन क्या होता है कि यह टायरोसिन में चेंज होता है। किस में चेंज होता है यह, तो यह चेंज होता है टायरोसिन में। टायरोसिन में ये भी क्या है, एक प्रकार का एमिनो एसिड ही है ये भी, है ना। तो शरीर में फिनाइल एलानीन किस में चेंज होते हैं, टायरोसिन में चेंज हो जाते हैं। तो इसको चेंज करने के लिए मुख्य भूमिका कौन निभाता है, तो एक एंजाइम होता है ना। एक एंजाइम होता है जिसका नाम है फिनाइल एलानीन हाइड्रोक्सीलेज एंजाइम करके, है ना। उसका नाम है फिनाइल एलानीन हाइड्रोक्सिलेज, ये H है। तो ये जो एंजाइम होता है, इसी एंजाइम की उपस्थिति में फिनाइल एलानीन किस में चेंज होता है, टायरोसिन नामक एमिनो अम्ल में चेंज होता है। तो जब ये एंजाइम क्या हो जाता है, अनुपस्थित हो जाता है ना, तो जिसकी वजह से फिनाइल एलानीन टायरोसिन में चेंज नहीं हो पाते हैं और फिनाइल एलानीन शरीर में अधिक मात्रा में उत्पन्न हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि तंत्रिका तंत्र में, है ना, इसका जो मुख्य भाग होता है, इसका जो जिस भाग को ये ग्रसित करता है उसका मुख्य भाग है तंत्रिका तंत्र। तो फिनाइल एलानीन क्या होने लगते हैं, तंत्रिका तंत्र के जो ऊतक होते हैं उसमें इसका जमाव होने लगता है, जिसकी वजह से क्या होते हैं, जो बच्चे होते हैं, है ना, वह मानसिक रूप से विकलांग हो जाते हैं, चलने फिरने में असमर्थ हो जाते हैं, शरीर पर तथा बालों में पिगमेंटेशन की कमी आ जाती है। मतलब वही पिगमेंटेशन जो कलर निर्धारित करते हैं, मेलानिन, है ना। त्वचा पर एक्जिमा के समान चकते, जो सफ़ेद सफ़ेद कलर के क्या पड़ने लगते हैं, चकते पड़ जाते हैं। तो ये सब कारण किसका है, फिनाइल एलानीन की मात्रा अधिक हो जाने के कारण। और मात्रा क्यों अधिक होती है, क्योंकि इसको चेंज करने वाला एंजाइम अनुपस्थित हो जाता है, और वह एंजाइम कौन सा है, फिनाइल एलानीन हाइड्रोक्सिलेज। तो हम इसके कारण में लिख सकते हैं कि फिनाइल एलानीन की मात्रा अधिक हो जाती है। अधिक क्यों होता है ये आपको समझ आ गया, क्लियर है कि जो एंजाइम होते हैं जो इसको टायरोसिन में बदलते हैं, है ना, तो उसकी कमी हो जाती है। अब इसके लक्षण में क्या लिख सकते हैं कि जो बच्चे होते हैं वह मानसिक रूप से विकलांग होते हैं, और क्या होता है कि तंत्रिका ऊतक पर फिनाइल एलानीन का जमाव अधिक हो जाता है, बच्चे चलने फिरने में असमर्थ हो जाते हैं, है ना, क्योंकि इसका सीधा इफेक्ट कहाँ पड़ता है, तंत्रिका तंत्र पर पड़ता है। अगला डिजीज़ देखेंगे सिकल सेल एनीमिया। इस रोग को आप सभी अच्छी तरीके से जानते होंगे कि इसमें क्या होता है कि जो आरबीसी ब्लड सेल्स होते हैं, है ना, आरबीसी होते हैं, वो कैसे रहते हैं, गोलाकार होते हैं। तो यदि सिकल सेल से जो भी व्यक्ति ग्रसित होते हैं उसमें आरबीसी का आकार क्या हो जाता है, गोला ना होकर हंसिया के आकार का हो जाता है। इसीलिए सिकल सेल एनीमिया को क्या बोला जाता है, हंसियाकार डिजीज़ भी कहा जाता है ना, हंसियाकार कहा जाता है। और इसको रक्ताल्पता भी कहा जाता है ना, जिसमें क्या हो जाती है, ब्लड की कमी होने लगती है। तो इसको इन दोनों नामों से भी जाना जाता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो सामान्य जैसे कि सामान्य जीव है तो उसके आरबीसी कैसे होंगे, इस तरीके से संरचना में होते हैं, गोले होते हैं, है ना। तो ये क्या है, सामान्य आरबीसी है, सामान्य आरबीसीएस, ठीक है। अब जिसको भी सिकल सेल बीमारी रहता है तो उसके ब्लड में जो हीमोग्लोबिन पाया जाता है ना, ब्लड में क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन पाया जाता है, जिसकी वजह से ब्लड लाल दिखाई देता है। तो उस सेल का जो रचना है ना, तो वह गोला ना होकर क्या हो जाता है, इस तरीक़े से संरचना में बनने लगते हैं ना, इस तरीके से। तो ये क्या हो जाता है, असामान्य
असामान्य RBCS, तो इसी को क्या बोल दिया जाता है, हंसियाकार रोग, क्योंकि इसमें जो ब्लड सेल्स होते हैं वह हंसिया के आकार के हो जाते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो हीमोग्लोबिन पाया जाता है ना, मनुष्य के ब्लड में क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन पाया जाता है। तो यह क्या होते हैं, जितने भी डिजीज़ हैं वह सभी अप्रभावी जीन होते हैं, है ना। अभी तक हमने जितना भी डिजीज़ पढ़ा है वो क्या होते हैं, अप्रभावी रूप से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं। लेकिन यदि इनका अप्रभावी रूप यदि उनमें उपस्थित है ना, क्योंकि ये हमेशा पेयर में होते हैं, तो ये अप्रभावी रूप से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं। तो इसमें जो हीमोग्लोबिन रहता है, तो सामान्य हीमोग्लोबिन को किससे शो किया जाता है, हीमोग्लोबिन को HB कहा जाता है ना। तो जो सामान्य हीमोग्लोबिन होंगे वो S प्रकार के होते हैं, A प्रकार के होते हैं, है ना। और जो असामान्य हीमोग्लोबिन होते हैं मतलब वो क्या होंगे, हंसियाकार हो जाते हैं, है ना, जिसमें डिजीज़ होता है वो उसको बोलते हैं S प्रकार के। तो सामान्य हीमोग्लोबिन को A प्रकार के होते हैं और असामान्य हीमोग्लोबिन S प्रकार का होता है। तो इसमें क्या होता है कि ब्लड में जब ऑक्सीजन की कमी हो जाती है ना, क्या होता है, ब्लड में ऑक्सीजन की कमी, ऑक्सीजन की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो प्रोटीन बनते हैं, है ना, तो वो प्रोटीन क्या है, एक अमीनो एसिड का चेन होता है। तो जितने भी अमीनो एसिड है यदि उनमें ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो वो क्या हो जाते हैं, मुड़ जाते हैं, है ना। तो ब्लड में जब ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो जो ब्लड रहते हैं वह हंसियाकार आकार में मुड़ जाते हैं और क्या होता है, फिर वो अनियमित हो जाते हैं। तो जो उसके हीमोग्लोबिन रहते हैं वो क्या हो जाते हैं, अनियमित हो जाते हैं और वो आगे ब्लड का निर्माण नहीं कर पाते हैं, इसीलिए इनको बोला जाता है रक्ताल्पता या हंसियाकार। तो यदि हम यहाँ पर देखेंगे कि इसका जो हंसियाकार रोग है ना, तो यदि ये अप्रभावी रूप से होता है तो ये वाहक का भी काम कर सकता है। तो इसमें हम देखेंगे कि इसकी अनुवांशिक गति कैसी होती है। देखिए यहाँ पर बताया गया है कि जो सामान्य हीमोग्लोबिन होंगे उसको A से शो किया जाता है और असामान्य हीमोग्लोबिन को S से शो किया जाता है। तो यदि कोई व्यक्ति को सिकल सेल एनीमिया है और उसके जीन क्या है, होमोजाइगस है ना, मतलब समान है। यहाँ पर क्या है, जैसे कि अलग अलग दर्शाया गया है जीन को, है ना। तो यहाँ पर जैसे कि कोई व्यक्ति है जिसमें हीमोग्लोबिन क्या है, क्योंकि हमेशा जीन जोड़ी में होते हैं, तो यदि इनमें जो हीमोग्लोबिन है ना, तो वो क्या है, होमोजाइगस है, ठीक। तो यदि A है तो A क्या है, सामान्य है। तो जो भी व्यक्ति होगा, है ना, व्यक्ति क्या होगा, सामान्य होगा। परिस्थिति कब, जब होमोजाइगस है। अब यदि उसमें क्या होगा, एक जीन में यदि सिकल सेल एनीमिया का जीन प्रेजेंट है और एक जीन में क्या है, A है, मतलब प्रभावी है ये, है ना, और ये क्या है, अप्रभावी है। तो यहाँ पर क्या होगा कि जो भी व्यक्ति रहेगा, है ना, वो क्या रहेगा, मतलब उसमें जो सिकल सेल बीमारी रहेगा, है ना, वो वाहक के रूप में होगा, क्योंकि यहाँ पर एक प्रभावी है, इसलिए इसके लक्षण को वो क्या कर देगा, दबा देता है या छुपा देता है। तो यहाँ पर व्यक्ति क्या होगा, वाहक का काम करेगा। वो क्या करेगा, वाहक, मतलब खुद तो वो सिकल सेल से क्या मतलब ग्रसित नहीं रहेगा, वह जीवित तो रहेगा, लेकिन उसके कुछ जीन में सिकल सेल वाले जीन प्रेजेंट रहते हैं, इसलिए वो अगले पीढ़ी पर जाकर उसको इफेक्ट कर सकता है ना। अब यदि क्या हो जाए, SS हो जाए, है ना। अब क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पर दोनों ही जीन में क्या प्रेजेंट है, सिकल सेल एनीमिया उत्पन्न करने वाले जीन यदि प्रेजेंट है ना, तब व्यक्ति क्या होगा, रोगी होगा, है ना, और वह क्या हो जाएगा, उसकी मृत्यु हो जाती है। तो इस तरीक़ा से यदि किसी व्यक्ति में, है ना, सिकल सेल अप्रभावी रूप से उपस्थित है, सिकल सेल हमेशा अप्रभावी जीन ही होगा, तो वह क्या करेगा, वाहक का काम करेगा, है ना। और क्या होगा, यदि उसके दोनों जीन में सिकल सेल प्रेजेंट हैं, अब ये दोनों क्या हो गए, अप्रभावी हो गए। तो मेंडल के नियम में बताया गया था कि जब भी एक लक्षण यदि प्रभावी है और एक लक्षण अप्रभावी है तो वह वाहक का काम करेगा, लेकिन यदि उसके दोनों लक्षण क्या है, अप्रभावी है ना, तब वह क्या हो जाते हैं,
कि वह अपना प्रभाव प्रदर्शित करने लगते हैं। तो रोगी क्या हो जाता है, सिकल सेल से ग्रसित हो जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। तो हम इसको एक क्या करेंगे, इसकी वंशागत कैसे होती है। तो यहाँ पर देखेंगे कि यदि फीमेल क्या हो, है ना, या कोई भी एक वाहक और एक सामान्य यदि पुरुष का विवाह करा दिया जाता है तो यह जो रोग है वह कैसे उसमें ट्रांसफ़र होता है। तो यहाँ पर हम उसको एक उदाहरण से देखते हैं, है ना। जैसे कि क्या ले लेंगे, फीमेल ले लेंगे जिसमें क्या होगा HbA और HbS, मतलब यह क्या है, वाहक होगी, क्योंकि इसमें अप्रभावी रूप से सिकल सेल प्रेजेंट है। यदि वाहक का है ना विवाह किससे करा दिया जाए, सामान्य से करा दिया जाए, जिसके दोनों ही जीन में A प्रेजेंट है, मतलब यहाँ पर सिकल सेल जीन अब्सेंट रहता है ना, तो ये क्या है, सामान्य है। तो जब इनका क्रॉस किया जाता है ना, जब वाहक सिकल सेल के वाहक और सामान्य पुरुष का जब विवाह होता है तो इसमें कैसे उत्पन्न होते हैं इनके संतान। तो यहाँ पर क्या होगा, एक जीन HbA रहेगा और एक जीन क्या रहेगा, HbS रहेगा। इसमें दोनों ही जीन क्या हैं, HbA और HbA। यहाँ पर सिकल सेल नहीं है, है ना। तब इसमें क्या होता है, जब इसका क्रॉस इसके साथ कराया जाएगा तब यहाँ पर क्या होगा, HbA और HbA, मतलब यहाँ पर जो भी संतान उत्पन्न होंगे, है ना, वह क्या रहेंगे, सामान्य होंगे। सामान्य होगा क्योंकि यहाँ पर सिकल सेल का जीन अब्सेंट है। अब यदि इसका क्रॉस इसके साथ करा दिया जाए तो ये क्या होगा, है ना, जब एक जीन HbS अप्रभावी जीन और इसका प्रभावी जीन का जब क्रॉस हो जाता है तो यहाँ पर क्या होगा, एक जीन क्या है, S है, मतलब ये अप्रभावी है, इसलिए यह क्या करेगा, वाहक का काम करेगा, है ना, ये भी वाहक होगा। अब यदि इस जीन का क्रॉस किससे हो जाए, इस वाले जीन से हो जाए तो यहाँ पर क्या होगा, HbA और HbA, मतलब यहाँ पर किस टाइप का संतान उत्पन्न होगा, वह सामान्य होगा। इसमें यह सिकल सेल बीमारी का जीन अनुपस्थित रहेगा, है ना। अब यदि इनका क्रॉस इसके साथ हो जाए, इस वाले जीन के साथ हो जाए तो ये क्या है, HbS और HbA, तो ये भी क्या होगा, वाहक होगा। तो यदि एक वाहक और एक सामान्य पुरुष का जब क्या होता है, विवाह होता है ना, तो उसमें क्या होता है कि इसमें कोई भी सिकल सेल से ग्रसित नहीं होगा, है ना। तो इसमें क्या होगा, ये 50% सामान्य होंगे और 50% क्या होते हैं, वाहक होते हैं, जो खुद तो उस बीमारी से ग्रसित नहीं होंगे लेकिन उनमें कुछ % में वह जीन उपस्थित होता है जो अगली पीढ़ी में क्या हो सकता है, प्रभावी हो जाता है ना। तो इस प्रकार से था ये सिकल सेल।